मेरे दादा गांव के बढ़ई थे। एक दिन गांव के रमेश ने दादा से एक ताबूत बनाने की विनती की। उसके पिता रामप्रसाद की हालत बहुत नाजुक थी, बस चंद दिनों की बात थी। दादा ने सुनकर हामी भर दी, पर ताबूत बनकर तैयार ही हुआ था कि रमेश हमारे घर दौड़ता हुआ आया। चाचा, ये ताबूत मुझे नहीं चाहिए अब। क्यों, क्या चाचा का बनाया ताबूत पसंद नहीं आया? रमेश ने सिर हिलाया। पिताजी की बीमारी ठीक हो गई है, खाना पीना सब सही चल रहा है, ताबूत की अब जरूरत नहीं। दादा की आंखें फैल गईं। तेरे पिता ठीक हो गए? चाचा, आपने मेहनत से बनाया है, मैं आपको खाली हाथ नहीं भेजूंगा, पैसे ले लीजिए, पर ताबूत मैं घर नहीं ले जा सकता। पिताजी अगर देख लें तो। कोई बात नहीं, पैसे मत दो, इस ताबूत का कोई और खरीदार मिल जाएगा। तू जा, मैं कभी फुर्सत में तुझसे मिलने आऊंगा। रमेश धन्यवाद कहकर चला गया। रमेश के जाने के बाद दादी पूर्वी कमरे से निकली और दादा को कोसने लगी। ये ताबूत अब किसे बेचोगे? दादा चुप रहे। ताबूत रामप्रसाद के घर भिजवा दो, पैसे वसूल लो। रामप्रसाद की बीमारी ठीक हो गई है, अब किसी के घर ताबूत भेजना कहाँ की रीत है? एक ही गांव में रहते हैं, कितना बुरा लगेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं कि रामप्रसाद ठीक हुआ है। पिछली बार जब मैं उसे देखने गई थी, वो तो मरने ही वाला था, बस सांस अटकी हुई थी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना चाहती हूं कि तुम बुद्धू हो। रमेश ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। उसे ताबूत महंगा लगा होगा, शायद सफेद कपड़े में लपेट कर फेंक दे कहीं। बकवास मत करो। रमेश हमारे गांव का जाना माना आज्ञाकारी बेटा है। साल के आखिर में रामप्रसाद को जंगली सुअर ने काट लिया था, आधी हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं। रमेश की सेवा अच्छी थी, वरना रामप्रसाद सर्दी भी नहीं काट पाता। तुम्हारी जबान तो बड़ी तेज चलती है। बंटी, कोठार से सूखा गोश्त निकाल लाओ। गोश्त लेकर क्या करना है? जो कहा वो करो, इतने सवाल क्यों? दादी गुस्से में थीं। मुझे उनसे बहस करने की हिम्मत न हुई, चुपचाप कोठार से गोश्त निकाल लाया। गोश्त लेकर कहां जाओगी? रामप्रसाद को देखने जा रही हूं, खाली हाथ तो नहीं जा सकते। देखूं तो सही, उसकी बीमारी सच में ठीक हुई है या नहीं। इतना कहकर दादी आंगन से बाहर निकल गईं। मुझे भी गुस्सा आ गया। वापस आओ। दादी ने सुना ही नहीं, चलती रहीं। शाम होते होते दादी हड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलकर अंदर आईं। उनका चेहरा उतरा हुआ था, माथे पर ठंडा पसीना। अरे, तुझे क्या हुआ? कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा था। कौन आ रहा था? दादी की आंखों में डर था। साफ नहीं दिखा, पर यकीनन कोई पीछा कर रहा था। दादी की बात खत्म होते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने मुठ्ठियां भींच लीं। कौन है? मैं हूं चाचा। जल्दी में बांस की टोकरी घर पर ही छूट गई थी। मैंने टोकरी दरवाजे के बाहर रख दी है। मैंने एक गहरी सांस ली। देखो कैसे डर गए थे तुम। रमेश निकला। इस लड़के ने एक आवाज में ही मुझे डरा दिया था। इतनी रात को एक आवाज से भी डर जाओगे? तुमने रामप्रसाद को देखा? नहीं देखा। फिर इतनी देर से क्यों लौटी? रमेश की मां तो जल्दी गुजर गई थी ना। उसकी पत्नी को बच्चों के कपड़े सिलना नहीं आता था, वो पूछ रही थी तो मैं उसे सिखाती रही। तो रामप्रसाद दिखे क्यों नहीं? बीमारी अभी अभी ठीक हुई है, बाहर टहलने निकल गए थे। रामप्रसाद शहर डॉक्टर को दिखाने गए हैं, कल लौटेंगे। तो मैं कल जाकर देखूंगा। अगले दिन दोपहर दादी मुझे लेकर रमेश के घर गईं। आंगन में घुसते ही खून की तीखी बदबू आई। रमेश के घर की दीवारों पर खून के छींटे थे, देखकर रोंगटे खड़े हो गए। चाचा आए हैं आपके पिताजी को देखने। रमेश, ये दीवार पर खून कैसा? रमेश का चेहरा घबराया हुआ था। वो, पिताजी की तबीयत अभी अभी ठीक हुई है, तो कल रात एक जानवर काटा, शरीर को ताकत मिले इसलिए। दादी ने ज्यादा नहीं पूछा। रमेश हमें अंदर ले गया तो एक बेहद सड़ी हुई बदबू नाक में घुसी। रामप्रसाद मिट्टी की चारपाई पर बैठे थे, आंखें धुंधली, शरीर हड्डियों का ढांचा। भैया, तबीयत कैसी लग रही है? रामप्रसाद कुछ नहीं बोले, मेरी तरफ देखा तक नहीं, पर उनकी आंखें बस मुझे ही घूरती रहीं। इतना घूरा कि मेरा दिल कांपने लगा। चाचा, पिताजी का गला खराब हो गया है, बोल नहीं पाते। इतना कहकर रमेश ने रामप्रसाद के कंधे पर हाथ रखा। पिताजी, देवनाथ चाचा आपको देखने आए हैं। तब जाकर रामप्रसाद ने प्रतिक्रिया दी। उनकी आंखें धीरे धीरे घूमी, आखिर में दादा पर टिक गईं। दादा के चेहरे की मुस्कान जमसी गई। उन्होंने रमेश से कहा, रमेश, घर में कुछ काम है, हम चलते हैं। दादा मेरा हाथ पकड़कर बाहर की ओर खींचने लगे। रमेश भी पीछे पीछे आया। चाचा, खाना खाकर जाइए। नहीं, घर में बना ही होगा। दादा के चेहरे पर मुस्कान थी, पर उनका हाथ कंपा रहा था। रमेश की नजर से दूर होते ही उन्होंने मुझे सीधा गोद में उठा लिया। मेरी रफ्तार से उन्हें संतोष न था। मैंने देखा दादा के माथे पर ठंडा पसीना चमक रहा था। घर पहुंचकर दादा ने मुझे नीचे उतारा। तुझे क्या हुआ? भेड़िए ने खदेड़ा क्या? दादा हांफते हुए बोले, रामप्रसाद शायद जीवित शव बन गया है। दादी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों में डर था। तुमने ठीक से देखा? ये बात यूं ही नहीं कही जाती। गांव के अंधे रामू से सुना था, जीवित शव को खून पीना पड़ता है, तभी वो जिंदा रह पाता है। 9 में से 8 बातें मिल रही हैं। मैंने उसकी गर्दन पर मुर्दे के धब्बे देखे। अब मुझे समझ आया। रमेश ने जो कहा था कि पिताजी का गला खराब है, बोल नहीं सकते, वो इसलिए क्योंकि जीवित शव मुंह नहीं खोल सकता। खुलते ही उसकी नजर जिंदा इंसान पर टिक जाती है, और जिस पर टिक जाए वो मरना तय है। बुढ़े, अब क्या करें? कोई अच्छा उपाय नहीं, उसके घर से दूर ही रहना बेहतर है। बात खत्म होते ही आंगन में पड़ोसन कमला चाची की आवाज गूंजी, चाचा, चाची, बड़ी बुरी बात हो गई। दादी झट से आंगन में गईं। कमला, क्या हुआ इतनी जल्दी में? रमेश का बेटा मर गया, झील में मरा मिला। जब लाश निकाली गई तो गर्दन में कटोरी जितना बड़ा खून का घाव था, पता नहीं किस चीज ने काटा। हम झील पर पहुंचे तो चिंटू का शरीर पानी में फूलकर विशालकाय हो चुका था। अगर उसके कपड़े न होते तो पहचानना मुश्किल था कि ये चिंटू ही है। रमेश दिल फाड़कर रो रहा था।
रमेश, मरा हुआ लौटता नहीं, धीरज रखो। हाँ रमेश, ज्यादा रोना ठीक नहीं, सुशीला और बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। सुशीला रमेश की पत्नी थी, सुना था वो गर्भवती थी और मायके में तबीयत संभाल रही थी। अगर उसे चिंटू की मौत का पता चला तो पता नहीं कितना सदमा लगे। मेरी पत्नी गर्भवती है, ये बात किसी को मत बताना, उसे पता न चले, बच्चा होने के बाद बता दूंगा। गांव वालों ने रमेश को न बताने का वादा किया। मैं भी थोड़ा आगे बढ़ा। रमेश ने सहज ही चिंटू को अपनी गोद में समेट लिया, मुझे घाव देखने न दिया। रमेश, चिंटू का अंतिम संस्कार कैसे करोगे? रमेश गुस्से से पलटा, मुझे घूरते हुए बोला, तुम मेरे बेटे के लिए ताबूत बनाना चाहते हो? ताबूत बनने में कम से कम 15 दिन लगेंगे, तब तक मेरी पत्नी वापस आ जाएगी। तुम्हारी नीयत क्या है? मैंने बस इतना ही पूछा था, पर रमेश ने उंगली उठाकर मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। रमेश, देवनाथ चाचा ने बस पूछा है, उन पर मत बरसो। चाचा, आप रमेश जैसी बात मत करो, वो दुखी है। चिंटू छोटा था, बड़ी रस्में नहीं चाहिए, बस गड्ढा खोदकर दफना दो। रमेश खुद चिंटू का बाप था। जब उसने ऐसा कहा तो गांव वाले भी कुछ न बोले। कमला चाची 2 मीटर सफेद कपड़ा लाईं ताकि चिंटू को लपेटा जा सके। रमेश ने भौहें सिकोड़ी, पर मजबूरन चिंटू को कपड़े पर लिटाया। गर्दन का घाव उघड़ गया। मैं उसे टकटकी लगाकर देखता रहा। रमेश ने जल्दी से चिंटू को लपेट दिया। गांव के बुजुर्ग एक तख्ती और कलम ले आए ताकि बच्चे का नाम लिखा जा सके, ताकि अगले जन्म में सुशीला की कोख में ही जन्म ले। रमेश का हाथ कलम पकड़ते वक्त साफ कांप गया। वो तख्ती को यूं घूर रहा था मानो उसे चीर कर देखना चाहता हो। तख्ती लिखने की जल्दी नहीं, मैं इसे घर ले जाऊंगा, पिताजी से लिखवाऊंगा, उनकी लिखावट सुंदर है। बुजुर्ग ने कुछ न कहा। सब लोग जाइए, मैं चिंटू के पास अकेला बैठना चाहता हूं। गांव वाले धीरे धीरे तितर बितर हो गए। जिसे जो जाना था घर चला गया। बुढ़े, चलो अब, क्या देख रहे हो? तुम पहले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। दादी को खाना बनाने की जल्दी थी, वो चली गई। रमेश ने देखा दादा नहीं गए तो बोला, चाचा, अभी मैंने गुस्से में बदतमीजी की, बुरा मत मानिए। कोई बात नहीं, चिंटू की मौत बहुत दर्दनाक है, सब मेरी गलती है, मैंने उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा। रमेश की बात खत्म होते ही मुझे कौवों की कर्कश आवाजें सुनाई दी। दिल बैठ गया। दादा ने आह भरी। रमेश, मैं जानता हूं तू आज्ञाकारी बेटा है, पर तेरे पिता के मामले में तूने गलती की है। रामप्रसाद का जिक्र सुनते ही रमेश का चेहरा तुरंत बदल गया। मेरे पिता को क्या हुआ? तेरे पिता जीवित शव बन चुके हैं, ये मुझे पता चल गया है। वो चीज तुझसे नहीं संभलेगी। चिंटू की जान भी उसी ने ली है, अगला नंबर तेरा है। रमेश कुछ पल स्तब्ध रहा। बकवास, मेरे पिता की बीमारी ठीक हो गई है, वो कोई जीवित शव नहीं, बेकार की बातें मत करो। तेरे पिता की गर्दन पर मुर्दे के धब्बे हैं, ये कहने की हिम्मत है कि तूने नहीं देखा? रमेश की मुट्ठियां भींच गईं। मेरी मां जल्दी गुजर गई थी, ये एक ही पिता है मेरा, चाहे वो जीवित शव हो, मैं उन्हें पालूंगा। दादा लगभग गुस्से से बेदम हो गए। जीवित शव मुंह नहीं खोलता, अगर तुझसे मुंह खोल दिया तो समझ लेना उसकी नजर तुझ पर टिक गई है, फिर तेरी मौत तय है। दादा की बात खत्म होते ही जंगल से एक परछाई निकलती दिखी, धीरे धीरे नजदीक आती हुई। दादा की भौहें कस गईं। उन्होंने झट से मुझे गोद में उठाया और रमेश की तरफ चिल्लाए, भाग जा। दादा हांफते हुए घर की ओर दौड़े। इतनी देर से क्यों आए? दादा हांफते हुए बोले, बुढ़िया, जल्दी सुअर काटने वाला बड़ा चाकू निकालो, दरवाजे पर टांग दो। दादी का चेहरा उतर गया। घर आने को कहा तो बीच में क्यों टांग अड़ाई? फिर भी दादी रसोई से चाकू ले आई, उसे मुख्य दरवाजे के बाहर टांग दिया, फिर घर के दरवाजे पर भी कुछ और टांगा। रमेश का बुरा हाल होने वाला है, अभी मैंने रामप्रसाद को देखा। क्या कह रहे हो? वो चीज अब चलना सीख गई है। दादा ने सिर हिलाया। बेहतर होगा पिछली पहाड़ी पर जाकर देवराज बाबा को बुलाया जाए, वो मदद कर सकते हैं। मैं ही जाती हूं, तुम बाहर निकले तो रमेश को शक हो जाएगा, उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। दादा कुछ न बोले, यानी सहमति दे दी। वो जीवित शव जब तक ताकतवर नहीं होता चल भी नहीं पाता, फिर उसे चलना किसने सिखाया? दादा की आंखें अचानक फैल गईं। सुशीला और उसका होने वाला बच्चा शायद पहले ही मर चुके हैं। इस हैवान ने जिंदा इंसान से मुर्दे को पाला है। मैं कुछ नहीं बोला। दादा चुपचाप हुक्का गुड़गुड़ाते रहे। अगले दिन शाम को दादा देवराज बाबा को ले आए। बाबा, अब हमें क्या करना चाहिए? वो चीज चलना सीख चुकी है। देवराज बाबा ने जेब से एक रक्षा पोटली निकाली। उस चीज को मारने के लिए पहले उसे बाहर निकालना होगा। मतलब आप चाहते हैं मैं ये पोटली लेकर उसे बाहर निकालूं? बाबा ने सिर हिलाया। इस बच्चे को भेजना होगा। नहीं, ये तो मैं जबरदस्ती नहीं करता, पर उस चीज को मारने का बस यही एक रास्ता है। मैं जाऊं तो कैसा रहेगा? बंटी बहुत छोटा है, ठीक नहीं। वो चीज हमउम्र लड़के लड़कियों को बहुत पसंद करती है। आप निश्चिंत रहिए, ये बच्चा बस पोटली गले में डाले रखे, वो चीज इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। दादी को फिर भी चैन नहीं था। हम सब भी साथ चलें तो? देवराज बाबा ने आह भरी। जो कहना था कह दिया, यकीन नहीं तो किसी और को बुला लो। दादी की भौहें कस गईं। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरे फैसले का इंतजार करते हुए। मैं देर तक सिर झुकाए चुप रहा। मैं जाऊंगा, मुझे डर नहीं लगता। डर न लगने की बात झूठ थी, पर अगर बाबा चले गए तो रामप्रसाद से कोई नहीं निपट पाएगा। नहीं जाना है, हम घर बदल लेंगे। कोई फायदा नहीं, वो जीवित शव तुम्हारे घर पर नजर गड़ा चुका है, बचना मुश्किल है। यकीन न हो तो आंगन के दरवाजे पर जाकर देखो, कोई भारी पैरों के निशान मिलेंगे। दादा को यकीन नहीं हुआ, वो दरवाजे पर देखने गए। लौटे तो चेहरा उतरा हुआ था। कहने की जरूरत नहीं, बाबा की बात सच निकली। बंटी, रामप्रसाद की परछाई दिखते ही जान बचाकर घर की ओर भागना। मैंने दादा की आंखों में देखते हुए सिर हिलाया। याद रखना, अगर वो चीज तेरा पीछा करे तो अंधेरे में छिप जाना, वो तुझे देख नहीं पाएगा।
उस रात चांद बहुत बड़ा था, पर रामप्रसाद के आंगन में गहरा अंधेरा पसरा था। घर के अंदर एक भी बत्ती नहीं जल रही थी। मुझे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने एक पत्थर उठाकर खिड़की पर फेंका। खट की आवाज के साथ शीशा टूट गया, पर अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। मैं उलझन में ही था कि पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं झट से पलटा। रामप्रसाद मुंह चौड़ा किए मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं डर के मारे धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। रामप्रसाद की आंखें मुझ पर गड़ी थीं। उसका बेजान चेहरा अचानक एक भयानक मुस्कान से भर गया। मैं पूरी ताकत लगाकर गिरते पड़ते घर की ओर दौड़ा। घर के आंगन में पहले ही लाल डोरियां बांधी जा चुकी थीं। डोरियों में घंटियां बंधी थीं। देवराज बाबा ने आड़ू की लकड़ी की तलवार से मेरी कमर से पोटली उतारी और उसे लाल डोरी में बांध दिया। घर के अंदर छिप जाओ, चाहे जो दिखे या सुनाई दे, बाहर मत निकलना। हम दरवाजे की दरार से झांकने लगे। देवराज बाबा ने अपना हाथ लाल डोरी पर रखा, घंटियों को छेड़ा, आवाज गूंजी, बाबा मंत्र बुदबुदाने लगे। बाबा की बात खत्म होते ही रामप्रसाद वाकई आ पहुंचा। वो अपनी कमर झुकाए हमारे घर के दरवाजे पर खड़ा था।